नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हाथों में संविधान की किताब लेकर सड़कों पर उतरी। उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ रैली निकाली। ये रैली चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ थी। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि एनआरसी ही असली मकसद है एसआईआर के पीछे। जबकि एसआईआर प्रक्रिया बंगाल में शुरू हो चुकी है, वहीं ममता ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो बंगाल के लोगों का नाम मतदाता सूची से कटने नहीं देंगी। रैली खत्म होने के बाद ममता ने यह भी कहा, यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इधर चुनाव आयोग ने भी बड़ा खुलासा कर दिया। ईसी ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत यह खुलासा किया कि उसने 2002 और मौजूदा वोटर लिस्ट के मिलान में सिर्फ 32.6% नाम के ही मेल खाने की बात कही, जिससे बंगाल में बवाल तय है। साथ ही ईसी ने लोगों से जरूरी दस्तावेज देने को कहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ममता एसआईआर को बंगाल में बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हैं। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ईसी और ममता आमने सामने, लेकिन ममता ने जिस तरह से रैली की और कहा कि एसआईआर के पीछे असल मकसद एनआरसी है, बंगाल में इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रही हैं इसे? देखिए, ये ममता बनर्जी ईसी आमने सामने नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी के सामने खड़ी है बंगाल की वो जनता जो देश के साथ खड़ी है, जो संविधान के साथ खड़ी है। ये सारे देश के विरोध में काम करने वाले जितने देशद्रोही गैंग के लोग हैं, ये सब कहता है कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम ये प्रोपेगेंडा पैदा कर रहे हैं। राहुल गांधी, जिनके ऊपर एक दो नहीं दसियों ऐसे आरोप हैं, और आरोप में सच्चाई इसलिए दिखती है क्योंकि वो सामने एविडेंस के साथ आरोप है कि इन्होंने देश की छवि को खराब करने के लिए पूरी दुनिया में घूम घूम कर देश के खिलाफ बातें की। ये वो व्यक्ति हैं जो सेना को भी नहीं बख्शते, राजनीति में उसे घसीटते हैं और सेना की भी छवि खराब करते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो सारे संवैधानिक संस्थानों को टारगेट करते हैं। लेकिन बात क्या करेंगे? हम संविधान की सुरक्षा कर रहे हैं, हम लोकतंत्र की सुरक्षा कर रहे हैं। वही स्थिति ममता बनर्जी की है। ममता बनर्जी अब संविधान की किताब लेकर चल रही है, राहुल गांधी की तरह। राहुल गांधी तो थक गया है। कभी कभी वो किसी मंच पर अब किताब दिखाते हैं। अब वो समझ गए कि ये किताब दिखाने से हमारा आधार और कमजोर हो रहा है। लोग मजाक बनाते हैं कि वो व्यक्ति जो संविधान की गरिमा को समझता नहीं, वो व्यक्ति जो ये नहीं बता पाता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये बाबा साहब अंबेडकर को राजनीति से आउट करने में इसी खानदान की भूमिका है, जिनके खिलाफ चुनाव लड़वाने के लिए जवाहरलाल नेहरू एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिए, जिनको मुंबई से हरवा दिए, और वो आज बाबा साहब की बात करता है। खैर, राहुल गांधी की बात यहां नहीं हो रही। अभी एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में, क्या कम्युनिस्ट पार्टी ने आंदोलन किया? क्या कांग्रेस पार्टी ने हंगामा किया, कोई मार्च किया? राहुल गांधी गए पश्चिम बंगाल में, ऐसा भी तो चुनाव में बिजी नहीं है। बिहार के चुनाव में वो कल चुनाव प्रचार करने के लिए गए बिहार में, 2 रैलियां की 2 जगह पर। वहां से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर पश्चिम बंगाल। अगर उनके पास हेलीकॉप्टर जैसे साधन है तो 15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे जी। कोलकाता जाते, ममता बनर्जी के मार्च में शामिल होते, और अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के साथ राहुल गांधी भी दिखाई पड़ते। वो नहीं जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि कांग्रेस वहां है क्या, कांग्रेस को क्या फायदा मिलने वाला है। ये जो वोट कटेंगे जिन लोगों का, वो ममता बनर्जी के हैं। ये ममता बनर्जी समझे कि इसको प्रोटेक्ट करना है, हमारा जो आधार है वो बना रहेगा। कम्युनिस्ट पार्टियां भी केरल के अंदर एसआईआर के खिलाफ इतना हंगामा कर रही है, पश्चिम बंगाल में नहीं कर रही है। केरल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है नहीं, रिजोल्यूशन ले आया विधानसभा के अंदर एसआईआर के विरोध में। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या कर रही है? कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता मार्च करने के लिए नहीं निकले। अब पूरी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की, और इसने मार्च निकाला कोलकाता में और कहा एनआरसी आने वाला है जी। ये एनआरसी की प्रक्रिया की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। तो एनआरसी कोई गलत है? हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर एनआरसी नहीं होना चाहिए। ये किस आधार पर एनआरसी का विरोध आप कर रही हो? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ये एक रजिस्टर है जिसमें जितने भी भारत के नागरिक हैं
उसके बारे में जानकारी होगी। जो भारत का नागरिक नहीं है उसकी पहचान होगी। ये नहीं कहा जा रहा कि जो भारत का नागरिक नहीं है उसे तुरंत ही डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसका आधार देखा जाएगा कि वो भारत में रह क्यों रहा है, उसके पास वैलिड वीजा कितने समय का है, अगर नहीं है तो वो क्यों रह रहा है। अगर सबसे पहले ये पता चलता है कि कितने नॉन सिटीजन भारत के अंदर रह रहे हैं, तो कम से कम उसको सरकारी योजनाओं का फायदा तो नहीं दिया जाएगा, उसे कम से कम वोटिंग राइट से तो अलग किया जाएगा। ये लोग तो भारत का है भी नहीं, भारत में आकर रह रहा है, सुविधाएं भी ले रहा है और वोट देके सरकार भी चुन रहा है। दिक्कत यही है। तो अगर एनआरसी की बात की जा रही है तो एनआरसी से क्या समस्या पश्चिम बंगाल में होगी? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि हर देश में, दुनिया का कोई भी देश हो, यह नहीं कहा जाता कि बांग्लादेश ऐसा ना करे, पाकिस्तान ऐसा ना करे। पाकिस्तान, बांग्लादेश भी अगर वहां पर कोई हिंदुस्तान का लोग रह रहा है तो उसे भी वहां से भगाए। बांग्लादेशियों को हम क्यों अपने साथ रखें? ये रोहिंग्या इतने सालों के बाद, ये म्यांमार में एथनिक वार चला, बौद्धों के साथ संघर्ष हुआ, वहां से रोहिंग्याओं को भगाया गया। कुछ भारत आया, कुछ बांग्लादेश में जाकर बस गया, कुछ मिडिल ईस्ट के कुछ दूसरे देश में भी एक्सेप्ट किया गया। लेकिन अब म्यांमार में सत्ता बदली, सरकार आई, अमेरिका समर्थक सरकार, आंग सान सू की भी प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद वहां पर फिर सेना की सरकार आई। तो क्या म्यांमार से ये बातचीत नहीं होनी चाहिए? इन लोगों को वापस भेजो अलग अलग जगहों से। लेकिन जो जहां जाता है वहीं चिपक कर बैठ जाता है और वहां पर फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने अधिकारों के नाम पर सरकारें बनाना शुरू करता है, मानवाधिकार की बात करेगा और फिर अपने अनुसार वहां की व्यवस्थाओं में खलल पैदा करेगा। तो ये पश्चिम बंगाल की स्थिति है। ममता बनर्जी जो बंगाल की नहीं, जो देश की नहीं, केवल सत्ता के लिए जी रही है, वो आज लोकतंत्र की सुरक्षा की बात कर रही है, संविधान की किताब लेकर चल रही है। किस बात के संविधान की सुरक्षा करेंगी? यही घुसपैठियों को अपने यहां रख के, यही कि एक जिला से दूसरे जिला तक पूरा नेटवर्क बना दो, एक विधानसभा में उसके 10% वोटर दूसरे विधानसभा में भी चले जाए, इसके लिए व्यवस्था बना दो। ये घुसपैठिया केवल मुद्दा नहीं है। एनआरसी करके ये मुसलमानों को भड़का तो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा डर इन लोगों को है ये फर्जी वोटर के। बिल्कुल, चुनाव आयोग ने खुद जो खुलासा किया, एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई, बताया गया है कि मौजूदा वोटर लिस्ट और 2002 से जब मिलान किया गया तो 36.6 सिर्फ इतना ही मिलान हुआ है जो मैच कर रहा है, बाकी सारा फर्जी। देखिए, फर्जी नहीं बताया गया, ये गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है। चुनाव आयोग का कहना है कि 37% लगभग जी जो वोटर हैं वो 2002 के उस प्रक्रिया से मैच करते हैं, मतलब इतने वोटर कंटिन्यूअस उस समय से हैं। उसके बाद जो वोटर आए, जो वोटर डाले गए हैं, उसका एसआईआर होना है, उसकी जांच होनी है, क्योंकि उसमें बिहार में भी यही हुआ था। 2002 में जो इंक्लूडेड था उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की उसे जरूरत नहीं थी। 2002 के बाद जो इंक्लूड किया गया उसमें कुछ जगहों पर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे कि अगर आप इंक्लूड किए गए, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, आपके नाना नानी का नाम अगर 2002 के वोटर लिस्ट में है तो आप उनका आधार कार्ड की कॉपी दें, उनका प्रमाण दें। उसके बाद आपकी वंशावली तय हो जाएगी कि नहीं नहीं ये उनके बेटे हैं, ये बेटी है, तो फिर ठीक है, ये भी इस देश के नागरिक है, वोट देने के अधिकारी है। ये बातें जो चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है, ये बताता है कि लगभग 60% वोटर जो कि बाद में 2002 के बाद इंक्लूड किए गए, उसमें से कितने फर्जी हो सकते हैं। यानी कि अगर 60% वोटर जिसका पुनरीक्षण होना है, जिसकी जांच होनी है, उसमें से डॉक्यूमेंट्स कितने के पास है और इसी आधार पर जांच होगी। और इसमें कई और संभावनाएं आ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी का क्लेम है कि नहीं, राशन कार्ड नहीं, पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर सबसे ज्यादा हंगामा है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो बांटे गए हैं, ये ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी की कुछ योजनाएं जो स्कीम लाए थी, द्वारे द्वारे वाले स्कीम जो थी, घर घर जाने की स्कीम थी, ममता बनर्जी के दीदी हर द्वारे,
ये जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम थी उस समय कास्ट सर्टिफिकेट धड़ल्ले से बनाए गए, बिना ग्राउंड पे ऑब्जर्वेशन किए हुए, बिना ग्राउंड पे जांच किए हुए कि कौन किस घर में रह रहा है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, उसकी जाति क्या हो सकती है, वो इंक्वायरी ही नहीं की गई, कास्ट सर्टिफिकेट बना दिया गया। अब उसको आधार बनाया जाएगा वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए, तो इसलिए कहा गया कास्ट सर्टिफिकेट को यहां हटाओ। बर्थ सर्टिफिकेट जो 24 जून के बाद बनवाए गए उसको हटाओ, जो राशन कार्ड बाद में बनवाए गए उसको हटाओ, आधार कार्ड में नाम जुड़वाए गए हैं उसको हटाओ। ये ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए जो 24 जून से पहले बनाया गया हो। और इन चीजों को लेकर ममता बनर्जी को डर है। तो अभी जो कोलकाता में मार्च हुआ जी। उसमें कहां के लोग थे, कोलकाता के कितने लोग थे? ये जो मार्च कर रही है ममता बनर्जी और सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए लोग हैं, ये कहां के लोग हैं? जो फोटो ले रहे हैं, ममता बनर्जी को चिढ़ा रहे हैं, वो मार्च में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो ममता बनर्जी को चिढ़ा रहे हैं कि जाओ जाओ मजा लो, वो कोलकाता के लोग हैं। इन लोगों ने क्या किया कि गाड़ियों में भर भर कर मुर्शिदाबाद से लोग लाए, ये रिपोर्ट है जी। मालदा से लोग लाए, 24 परगना से लोग लाए, उत्तरी दिनाजपुर से लोग लाए, उन जगहों से लाए जिन जगहों पर एक सिजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन है, जहां पर 25% से लेकर 70% तक मुस्लिम आबादी है। और उन जगहों पर इन्होंने भड़काया लोगों को कि देखो ये एसआईआर सिर्फ नहीं हो रहा, बल्कि एसआईआर के बाद जिन लोगों का नाम कटेगा, जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, उस पर शक होगा। और एनआरसी की बात इसलिए की जा रही है, सीए में भी एनआरसी जोड़ दिया था, इसलिए क्योंकि डर दिखाना है कि डिटेंशन कैंप में डाल दोगे, और डलना चाहिए। पश्चिम बंगाल में एनआरसी तो होना जरूरी है, अमित शाह ने बार बार कहा है, इसका जिक्र किया है कि असम के बाद सबसे पहले बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एनआरसी होना चाहिए। और बीएसएफ को उसी तरीके से ड्यूटी पर लगाया गया, 70 किलोमीटर के दायरे उनको हवाले किए गए हैं। अब छापेमारी के लिए स्टेट की पुलिस को इन्फॉर्म करना, सरकार से अनुमति लेना जरूरी नहीं है। तो धीरे धीरे वो व्यवस्थाएं हो रही है, और ये प्रक्रिया तो खत्म होगी नहीं, ये प्रक्रिया तो रुकेगी नहीं। अब ममता बनर्जी जितनी चालाकी करनी है कर ले, जितना पैदल मार्च, ये उसके बाद गाड़ियों से मार्च, उसके बाद हंगामा, ये अभी कुछ दिन के अंदर, ये 2-4 दिन के अंदर, पहले दिन ही इन लोगों ने एक दिखा दिया हंगामा करके, दूसरे तीसरे चौथे दिन में, एक सप्ताह के अंदर कहीं ना कहीं बम फूटेगा, विस्फोट होगा, और कुछ बीएलओ पर अटैक भी होगा। ये प्लान है, ये ममता बनर्जी प्लान करके रखी है, ये सब ये करेगी और उसके बाद डर दिखाएंगी और फिर कहेगी हमारी पुलिस सुरक्षा नहीं कर सकती है। तो ये सारी स्थितियां बंगाल में आने वाली है। चुनाव आयोग को भी लगता था ये तो ऐसा करेंगे ही, और इसलिए ये पूरी की पूरी व्यवस्था केंद्र से संचालित हो रही है। कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट के हैं, लेकिन उसके ऊपर चुनाव आयोग की निगरानी है, और केंद्र सरकार से एक बैकअप प्लान रखा गया है कि किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल में ये प्रक्रिया के बीच कुछ भी आड़े हाथों आएगा, रोड़ा आएगा, उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 80,000 नहीं बल्कि 1,50,000 बूथ लेवल एजेंट तैयार करके रखी है, जो चुनाव आयोग के साथ भी रहेगा, उसके बैकअप में भी रहेगा। और अभी अभिषेक बनर्जी यही बोल रहा है, नहीं नहीं अब बूथ पर ध्यान दो, 80,000 बूथों पर बूथ लेवल एजेंट तैयार करना है। तो इसलिए डर इसके अंदर है, सत्ता जाने का डर है, और सत्ता जाने के बाद वापसी संभव नहीं है। जैसे कम्युनिस्ट उखड़ गए, ममता बनर्जी उखड़ेगी, तो अगली बार ये 15 सालों तक इनकी वापसी की कोई संभावना नहीं है। डर ममता बनर्जी को इस बात को लेकर है कि पश्चिम बंगाल की जनता सत्ता के साथ चलती है, फिर जब उसका बिल्कुल ढलान होता है तो भी सत्ता बदलने की कोशिश में रहती है। चाहे कांग्रेस के साथ चली तो लगातार चली,
कम्युनिस्ट पार्टी के साथ चली तो 32 साल लगा दिया, और इसके साथ चली तो 15 साल लगा दिया। अब आगे बीजेपी के साथ आएगी तो 15-20 साल तक वहां पर बीजेपी की सरकार रहेगी। तब तक ये सारा अभियान चलते चलते ये घुसपैठियों का सफाया हो जाएगा। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चुनाव आयोग का एसआईआर कराने का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट कराना है और सही वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना है। दरअसल अगले साल बंगाल में चुनाव है। ममता बनर्जी की माने तो एसआईआर के बहाने चुनाव आयोग उनके वोटर्स का नाम काटने की तैयारी कर रहा है ताकि चुनावों में बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके, जो बताने के लिए काफी है कि इस बार ममता की कुर्सी छिनने वाली है, इसलिए बौखलाहट में वो इस तरह के बयानबाजी भी कर रही हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।